अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबको आवाज़ आ रही है भाई? नौशाद साहब वालेकुम सलाम जी, आ रही। ठीक है। आज के जी अस्सलाम वालेकुम। गुलस्ताम, आज के दो टॉपिक हैं जो अंडरस्टैंड करना है। एक टॉपिक तो ये यूनिक टॉपिक है जो कि तखारुज से रिलेटेड है। तखारुज का मतलब है कि अपनी मर्जी से अपने शेयर को सरेंडर कर देना या छोड़ देना। किसी का विरासत में हक था, लेकिन उसने अपना हिस्सा अपनी मर्जी से छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। उसकी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि भाई मेरे पास बहुत कुछ है, मैं नहीं लेना चाहता, आप लोग आपस में बांट लें। एक ऐसी कंडीशन हो सकती है किसी शख्स ने अपनी बीवी का मेहर अदा नहीं किया था, उसकी मौत हो गई है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी में बीवी की हस्बैंड का शेयर निकल रहा है। तो हस्बैंड ये चाहता है कि मैंने तो इसको हक दिया नहीं इसका, अब मैं नहीं चाहता कि भाई जो शेयर मुझे मिल रहा है कि मैं लूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो हिस्सा है बाकी वारिसीन बांट लें। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है किसी का कोई शख्स मरा, जो शख्स मरा है उसने कुछ लोगों को अपना पैसा उधार दे रखा था। अब जो वारिस है, वारिस ने उस मरने वाले बंदे का से जो कर्ज लिया था वो वापस नहीं किया है। तो वो नहीं चाहता कि मुझे उसकी विरासत से मैं कुछ लूं, क्योंकि मैंने तो उसका रियल पैसा भी नहीं दिया। एक कंडीशन ये हो सकती है कि वालिद साहब की या किसी भी शख्स की मौत के बाद जो है, कार है, बंगला है, कुटी है, कुछ और है, जेवर है, सोना चांदी है, कोई शख्स ये चाहता है या चाहती है कि मुझे जो है स्पेसिफिक चीज़ मिल जाए, ये पर्टिकुलर ज्वेलरी मिल जाए या कार मिल जाए या फिर अगली वाली दुकान मिल जाए, और इस पर बाकी वारिसिन एग्री भी हों कि भाई कार इसको दे दी जाए और बाकी जो बटे बचे वो हम लोग आपस में बांट लें। तो इसको को भी कैलकुलेशन करने का एक तरीका है जो इसमें तखारुज में डिस्कशन किया जाएगा। तो पहला टॉपिक तो तखारुज का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे। एक केस था जो कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सॉल्व किया था, उसको उमरिया तैन के नाम से या गर्रावीन के नाम से मशहूर है। तो वो दो केस स्टडीज़ हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेथ हो जाती है किसकी, जमीला की। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, 6 लाख रुपए की है। उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है, और अपने अंकल को यानी चचा को छोड़ा हुआ है, यानी सगे चचा को छोड़ा हुआ है। अब हस्बैंड ने अपनी उस बीवी का मेहर अदा नहीं किया था, इसलिए उसका हस्बैंड ये चाहता है कि मैं उसका जो वारिस बन रहा हूँ प्रॉपर्टी का, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हिस्सा है बाकी वारिसिन में तकसीम कर दिया जाए। तो तीन ही वारिस थे सवाल में, एक तो शौहर और दो ये। तो ये अपना शेयर नहीं चाहता है, चाहता है कि मेरा हिस्सा इन लोगों को दे दिया जाए। तो फिर क्या तरीका हो? क्या हम वारिसिन में से हस्बैंड को स्टार्टिंग से इग्नोर कर दें, उसको कंसीडर ना करें, ऐसा मान लें कि साहब केवल दो ही लोग मौजूद हैं? तो इसका तरीका क्या हो? तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दोनों ही मेथड से हम सॉल्व करके दिखाएंगे। और तीसरा कंडीशन ये दिखाएंगे, अगर किसी ने उस शख्स को इग्नोर कर दिया कैलकुलेशन से, जो अपना हिस्सा बाकी वारिस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है,
तो सारे जो शेयर्स के जो रेशियो हैं सब गड़बड़ हो जाएंगे। तो जो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता उसको भी कैलकुलेशन में रखा जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो इसको हल करने के दो मेथड हैं। दोनों मेथड हम यूज करेंगे, और दोनों मेथड से हम देखेंगे कि आंसर जो आएगा बिल्कुल सेम आएगा। दूसरा मेथड एक अच्छा मेथड है, क्योंकि पहले मेथड में दो बार कैलकुलेशन करना पड़ता है और दूसरे मेथड में एक ही बार कैलकुलेशन में आंसर आ जाता है। तो पहले एक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वारिसिन को जो शेयर हैं वो सेम जा रहे हैं। फिर हम वो केस लेंगे कि हस्बैंड भी है और उसकी माँ भी है और सगी चचा भी हैं। हम इसको सिरे से ही इग्नोर अगर कर दें, बिगिनिंग से इग्नोर कर दें, मान लें केवल दो ही वारिसीन हैं, तो फिर सब कुछ जो शेयर है एक दूसरे का गलत एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो पहली केस स्टडी लेते हैं, जिसमें ये कहा गया पहली अप्रोच में कि जब वाइफ का इंतकाल हुआ तो उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा, चूंकि औलाद नहीं है, ये जबिल फरूज है, इसका हिस्सा 1/2। औलाद नहीं है, माँ का हिस्सा 1/3, ये जबुल फरूज है। और जो सगे चचा हैं वो रेसिडुअरी आसबा बी नफसी बन जाएंगे, यानी बचा हुआ माल ले जाएंगे। तो 1/2 और 1/3 को जब जोड़ा जाएगा, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आ चुका है। तो ये दोनों का जो कैलकुलेशन किया गया एलसीएम 6 आ गया, और ये जो फाइनल आंसर है टोटल शेयर ऑफ जेड एफ का 5/6 हो गया। यानी जो अंकल हैं जो कि रेसिडुअरी बनने जा रहे हैं, उनका जो हिस्सा है वो जबिल फ्रूज में से अगर माइनस कर दिया जाए तो ये आर की वैल्यू 1/6 आ जाती है। तो स्टेप नंबर 4 में दो हिस्से पहले से मालूम थे और सगे चचा का हिस्सा निकाल दिया गया, उनको RU बोल दिया गया, रियल अंकल। तो ये टोटल जो आपके पास वाइफ की डेथ के बाद हस्बैंड, मदर और सगे चचा बचे थे, पूरी प्रॉपर्टी के 6 हिस्से हो गए। और मेथड 1 से ये पता लग गया कि पूरी प्रॉपर्टी को 6 पार्ट में तकसीम किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। 6 लाख रुपए हमारे पास छोड़े हैं वाइफ ने, तो एक हिस्सा कितने का आएगा? तो यहाँ पर इनहेरिटेंस अमाउंट जो 6 लाख रुपए था उसको 6 से डिवाइड कर दिया, एक हिस्से का अमाउंट 1 लाख रुपए आ गया। अब इसमें से हमने ये देखा कि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं, हस्बैंड को कितने जाने वाले हैं? 3 हिस्से, मदर को 2 हिस्से, और जो सगा चचा है उसको एक हिस्सा जाने वाला है, अगर सारे लोग हिस्सेदार बन रहे हैं और सब अपना अपना शेयर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दे दिया गया कि शौहर को चूंकि 3 हिस्से जाएंगे, एक हिस्से की जो मालियत है वो 1 लाख रुपए, यानी 3 हिस्से शौहर को, यानी 3 लाख। 6 लाख में से 3 लाख शौहर को चले जाएंगे, 2 लाख मदर को चला जाएगा, और 1 लाख रियल अंकल सगे चचा को चला जाएगा। अब चूंकि हस्बैंड ने अपनी बीवी का महर नहीं दिया था, तो उसको थोड़ी शायद शर्म आ रही है कि वो नहीं चाहता कि भाई अब मैं जो है, जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, अब मैं उसके जो है वारिस बन रहा हूँ, तो उसका हिस्सा मैं नहीं लेना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि उसका हिस्सा जो है बाकी वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो हस्बैंड का शेयर कितना निकला? 3 लाख रुपए निकला। जब ये 3 लाख रुपए निकल गया, तो एज पर दी क्वेश्चन जो जमीला का हस्बैंड है वो नहीं चाहता कि वो इस 3 लाख रुपए, वो ये चाहता है कि मेरे पास जो 3 लाख रुपए थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए रेस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स के, जो उनके रेशियोज हैं। यानी अब जो बचे हैं, हस्बैंड था, मदर था और रियल अंकल हैं। तो ये 3 लाख रुपए जो इसके हैं ये नहीं चाहता, ये चाहता मेरे जो 3 लाख हैं वो इसमें और इसमें बांट दिया जाए, और जैसे उनके रेशियो हैं, यानी माँ की जो निस्बत आ रही हो और सगे चचा की, उनमें वो वैसे ही तकसीम कर दिया जाए।
तो क्या किया जाएगा कि जो 3 लाख रुपए हैं शौहर के, वो दो लोगों में डालने हैं। तो अब हमने जो इनका रेशियो, मदर का 1/3 आ रहा है और रियल अंकल का जो वैल्यू आई है 1/6 आई है, तो इनका अगर रेशियो निकालना हो तो उसका तरीका यही है कि हम एलसीएम को कैलकुलेट करें। तो पता ये लगा कि 3 दूनी 6, 2 और 6 × 6 ये एक आ गया। यानी मदर में, माँ में और सगे चचा की जो रेशियो है, जो निस्बत है, वो 2:1 आ रहा है। दो हिस्से माँ के आ रहे हैं और एक हिस्सा अंकल का आ रहा है। तो अब 3 लाख रुपए को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एडिशन ऑफ उनके रेशियो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जिस तरीके से असबा बिगैरी और असबा बिगैरी के अंदर हम वो निकालते थे, कैलकुलेशन निकालते थे, बेटा बेटी के लिए, पोता पोते के लिए, सगे भाई सगी बहन सगी, और सौतेले भाई सौतेली बहन, वैसे ही तरीका यहाँ अप्लाई किया जाएगा कि हमने जो जमीला का जो हस्बैंड है, उसका जो शेयर है, वो कितना शेयर है, यानी उसको एज ए आर मान लीजिए, तो वो कितना है, 3 लाख रुपए है। अब इस 3 लाख रुपए के 3 टुकड़े करने हैं, तो एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ मदर, माँ का और रियल अंकल का, ये 3 उसके हिस्से करने हैं। और उसमें से 2 हिस्से किसको जाने, माँ को जाने, क्योंकि माँ की निस्बत 2 आ रही है। यानी जो जमीला का जो हस्बैंड है, वो 3 लाख जो रुपए उसके पास थे, उसमें से 2 लाख किसको चले जाएंगे, माँ को जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला लगाया कि रियल अंकल को कितने जाएंगे। तो 3 लाख जो है हस्बैंड का अमाउंट है, टोटल डिवीजन 3 है, और एक शेयर सगे चचा को जाएगा, यानी 1 लाख रुपया इनको जाएगा, किसको, सगे चचा को जाएगा। तो पता ये चला कि कुल कुछ पैसा तो इनको डायरेक्टली मिल रहा था, और कुछ जो है जमीला का हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो शेयर है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां से मिल रहा है। तो मदर को एक तो 2 लाख रुपए डायरेक्टली रिसीव हो रहे थे। और 2 लाख रुपए किससे मिल गए, जमीला के हस्बैंड के 3 लाख रुपए थे, तो 3 लाख में से 2 लाख इनको आ गए, यानी माँ का जो टोटल हिस्सा हो गया वो 4 लाख रुपए हो गया। इसी तरीके से जो सगे चचा हैं, उनको 1 लाख रुपया तो मिल रहा था, और 1 लाख रुपया कहाँ से मिला, 1 लाख रुपए जमीला के हस्बैंड ने जो 3 लाख छोड़े थे वहां से। तो रियल अंकल को कितने मिल रहे हैं, 2 लाख मिल रहे हैं। तो अब यहाँ से आप ये देख लीजिए कि टोटल जो मालियत थी वो कितनी थी, 6 लाख रुपए की थी। 6 लाख रुपए में से जो हस्बैंड को जा रहे थे, वो 3 लाख रुपए जा रहे थे, और जो माँ को जा रहे थे वो 2 लाख रुपए जा रहे थे। माँ को जो जा रहे थे वो 2 लाख रुपए जा रहे थे, और जो रियल अंकल थे उसको 1 लाख रुपए जा रहे थे। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। लेकिन हस्बैंड ने ये कहा कि हमने अपनी बीवी का मेहर नहीं दिया था, इसलिए अब ये जो हिस्सा हमें अब हमारी बीवी से तरके में मिल रहा है, इसको हम नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि हमने दिया भी नहीं, तो हम लेना भी नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता हमें, वॉट एवर जो भी कंडीशन हो। तो अब वो चाहता है कि हमारी इस रकम को बाकी लोगों में तकसीम कर दिया जाए जो इनकी रेशियो हो। तो हमने ये देखा कैलकुलेशन में कि हस्बैंड ने जो छोड़ा, उसमें से 2 लाख और किसको चले गए, 2 लाख और किसको चले गए, इनको चले गए, माँ को चले गए। और हस्बैंड, इनको अंकल को कितने चले गए, 1 लाख और चले गए। तो हस्बैंड को चले गए के पास कितने हो गए, 6 लाख में से 2 लाख रुपए। और माँ के पास कितने हो गए, माँ के पास हो गए ये 4 लाख रुपए। एक तरीका तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, अगर अपनी शेयर को कोई छोड़ना चाहता है तो पहले उसको शेयर दिया जाए, और जो शेयर उसके पास जब पहुंच जाए, तो वो अब उसकी मर्जी है कि वो ये कह दे कि भाई जो बाकी वारिसीन हैं उनमें रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए।
तो रेशियो के अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। वो चाहता है कि मेरा जो 3 लाख रुपए था इसमें से साहब फला को इतने दे दिए जाएं, तो उसकी मर्जी है, वो मालिक है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है, कैलकुलेशन करने का तरीका दूसरा ये है कि हस्बैंड को 1/2 जाना है स्टेप नंबर 1 में, चूंकि औलाद नहीं है। माँ को 1/3 जाना है, चूंकि औलाद नहीं है। और बचा हुआ अंकल ले जाएंगे। तो कैप मेथड नंबर 2 के अंदर स्टेप नंबर 1 एग्जैक्टली सेम है, 5/6 ये आया। और जो अंकल हैं, रियल अंकल, सगे चाचा, उनको 1/6 आया। यानी चौथे स्टेप तक हमें सबकी वैल्यूज पता लगी कि हस्बैंड का 1/2 शेयर है, मदर का इतना है, और अंकल का इतना है। पांचवें स्टेप में यहाँ पे चेंज करना है, यानी कैलकुलेशन में स्टार्टिंग में इंक्लूड किया। अब जो शख्स ये चाहता है कि मुझे शेयर नहीं चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर देंगे द फ्रैक्शनल शेयर 1/2, इसको उस वारिस का जो नहीं चाहता अपना हिस्सा लेना। इसको स्टार्टिंग से इग्नोर नहीं किया, कैलकुलेशन में रखा, ताकि सगे चचा की ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि अगर हम इसको हस्बैंड को सिरे से हटा देंगे तो सगे चचा की ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो अभी थोड़ी देर में देखेंगे जाके। तो हमने इसको इग्नोर नहीं किया। जो चाहता है अपना जो नहीं चाहता अपना हिस्सा लेना, उसको भी स्टेप नंबर 4 तक मेथड नंबर 2 में इंक्लूड करेंगे। और जब सबके हिस्से निकल आएंगे तो इसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे। अब हमारे पास क्या बचेंगे, केवल ये 2 लोग बचेंगे। तो जो लोग बचे उनका रेशियो हम देख लें। उनका रेशियो क्या आया, 2:1 आया। यानी पूरे जो भी वैल्यू आ रही है प्रॉपर्टी की, उसके कितने डिवीजन होने, 3 डिवीजन होने हैं। पहले वाले में 6 डिवीजन हुए थे, दूसरे में 3 डिवीजन होने। 3 डिवीजन अगर होने हैं 6 लाख रुपए के, तो एक हिस्सा कितने का आया, 2 लाख रुपए का आया। माँ को कितने हिस्से जाने, कितना रेशियो बन रहा है, 2:1 बन रहा है। माँ को 2 हिस्से जाने और अंकल को एक हिस्सा जाना है। माँ को 2 हिस्से जाने, अंकल को एक हिस्सा जाना है। तो एक जो शेयर है वो 2 लाख रुपए का है, इसलिए माँ का हिस्सा कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। और रियल अंकल का कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। तो जो अभी हमने निकाला था मेथड नंबर 1 में, पहले हम हस्बैंड को 3 लाख दे रहे थे, फिर वो 3 लाख को देने के बाद फिर दोबारा से कैलकुलेशन किया जा रहा था कि भाई अब जो माँ के लिए निकालो और अंकल के लिए निकालो, ये वैल्यू सेम आ रही थी। तो हमने यहाँ पे नोट में ये लिख दिया कि दोनों में से जो चाहें मेथड यूज कर लें, फाइनल जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये भी दे दिया पॉइंट कि दूसरा मेथड ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है समझने में, जो मैंने समझाया आप लोगों में से? जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनको शायद समझ में नहीं आए, बट जिन्होंने 4 लोगों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, उनमें से किसी को इस चीज को समझने में दिक्कत है जो मैंने बताई है अभी? क्लियर है सारा पॉइंट जी? यस। ठीक। जी तो सर। जब भी हम करेंगे दूसरे मेथड से करेंगे, दिखा दोनों से दिया। जब कंफ्यूजन हो जाए तो पहला वाला भी यूज कर लें। अब देखें, अब सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक क्या है जो हम ये करने वाले हैं, कि जो शख्स नहीं चाहता हम उसको सिरे से इग्नोर मार देते हैं। तो फिर सारा उल्टा हो जाएगा केस। क्या इफेक्ट होगा अगर उस वारिस को आइसोलेट कर दिया जाए जो अपना हिस्सा लेना ही नहीं चाहता है? यानी अगर जमीला के हस्बैंड को कैलकुलेशन से इग्नोर कर दें, जो चाहता ही नहीं अपना हिस्सा लेना, तो कितने वारिस बचे? बीवी जब मरी तो तो 3 वारिस थे। आपने हस्बैंड लेना नहीं चाह रहा, उसको वैसे ही मार दिया। और अब रख लिए 2 लोग, मदर और अंकल। तो अब व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है, माँ का हिस्सा 1/3 है, जबिल फरूज यही बचा। और रेसिड्यू कौन ले जाएगा अब, अंकल। तो जब अंकल ले जाएंगे तो अंकल का कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि एक टू बटे बाई थ्री 3 हो गया।
तो अब जब 2/3 हो गया और ये हो गया, तो टोटल शेयर जब बने तो 3/3 हो गए। यानी इनमें से एक हिस्सा माँ को जा रहा है और दो हिस्से किसको जा रहे हैं? सगी चचा को जा रहे हैं। तो अगर एक हिस्से का अमाउंट निकालते हैं तो कितना निकल कर आता है? क्योंकि 3 हिस्से करेंगे, 2 लाख रुपए निकल कर आएंगे। और जब 2 लाख रुपए आपके पास ये निकल कर आएंगे तो माँ को कितना हिस्सा जाना है? एक हिस्सा। और दो हिस्से कितने वन। जाने? चचा को जाने। तो ये तो सारा वो रिवर्स हो गया सारा का सारा। यानी माँ को तो पहले भी 2 लाख जा ही रहा था। अब जो 3 लाख रुपए हस्बैंड ने छोड़े हैं, क्या उसमें से माँ को कुछ जा रहा है? जी भाई। नहीं। नहीं जा रहा। अगर आप नहीं। शौक किसी वारिस को सिरे से इग्नोर कर देते हैं तो ऐसे हादसा पेश आ सकते हैं कि एक बंदे ने रकम छोड़ी कि बाकी लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, और आपने उस बंदे को, उस बंदी को पहले से इग्नोर मार दिया फ्रॉम दी कैलकुलेशन से। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है कि इट्स वेरी क्लियर दैट आइसोलेशन ऑफ द हस्बैंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इफेक्ट दी मदर शेयर। माँ के शेयर को वो इफेक्ट करने वाला है अगर आपने किसी बंदे को इस सवाल में स्टार्टिंग से इग्नोर कर दिया। क्योंकि जो माँ है वो कुछ भी नहीं पा रही है। जो लेफ्ट आउट था, लेफ्ट आउट कितना था? 3 लाख रुपए था जो हस्बैंड ने छोड़ा था कि आपस में बांट लेना। इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा, चूंकि माँ को 2 ही लाख रुपए मिल रहे हैं। और बाकी हिस्से किसको मिल जा रहे हैं? जो जमीला के हस्बैंड ने छोड़े थे वो अंकल ले जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई है? तो अगर कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है तो कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड करेंगे, और जब उसका हिस्सा आ जाएगा तो उसके हाथ पे रख दिया जाएगा कि भाई अब जिसको चाहे आप बांट दो। अब वो चाहे किसी एक को दे दे या ये कहे कि जो बाकी लोग बचे हैं उनमें उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वो तरीका भी दिखा दिया है। दूसरा तरीका ये बताया कि स्टेप नंबर 1 तक आप उसके रेशियोज को आप लेकर आएंगे, और जो नहीं चाहता है उसके रेशियो को हम क्या कर देंगे, वहां से ड्रॉप मार देंगे। यानी यहाँ से हम उसको ड्रॉप मार देंगे ताकि अब जो रह गए उनमें बढ़ जाएगा। और अगर किसी ने स्टार्टिंग से इग्नोर मार दिया तो रिजल्ट आपके सामने है कि माँ को कुछ नहीं जा रहा। यानी कुछ वारिसीन को ऐसा होगा कि जिसने हिस्सा छोड़ा है अपना कि बाकी लोग बांट लो, उसमें हम्म। से कुछ नहीं जाएगा। हम्म। और बाकी को ऐसा होगा। नहीं, ये बॉल है। तो मैं ये बता रहा था, अगर आपने किसी को इग्नोर कर दिया तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि किसी वारिस को कुछ भी ना मिले और दूसरे को बहुत कुछ मिल जाए, जबकि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो ये तरीका था तखारुज के निकालने का। अब तखारुज का एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, फिर मैं दूसरे केस पे आता हूँ। नहीं, तखारुज का अगर मामू अंकल के जगह मामू थी तो मामू को जाएगा। अगर वो अंकल के चाचा बनेगा, चाचा के बदले में सगे सगे मामू जिंदा। नहीं, सगे मामू। मामू। हाँ, अगर आपके पास ऐसा होता कि ये अच्छा, ऐसा क्या? जबिल फरूज में से अब कोई नहीं होता आपके पास और उसको निकाल दिया जाता, तो अब जो बचता आपके पास यहाँ पे जो जिनको हम जबिल अरहाम बोल रहे हैं, तो जबिल अरहाम तो उस कंडीशन में आपके पास जाएगा कि जब आपके पास जबिल फरूज में से कोई ना हो, चूंकि मामू तो जबिल अरहाम में जाके आ रहा है ना आपके पास। जी। हाँ, ऐसा होता यहाँ पे अगर ये वाइफ होती और हस्बैंड की अगर डेथ हो गई होती, तो आपके पास उसके अगर ऐसा होता कि आपके पास यहाँ पे मामू अगर होते आपके पास, या आपके पास जबिल अरहम में से कोई शख्स होता, तो फिर क्योंकि वाइफ को तो जो फिक्स शेयर है वो कितना होता है? 1/4 है। और वाइफ को रिटर्न दोबारा से नहीं जाता, तो बचा हुआ जो अमाउंट है 3/4 वो किसको चला जाता? वो जबिल अरहम में चला जाता फिर। अच्छा। जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है घर के लिए वो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अकरम की डेथ हुई है और उसकी जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ और 20 लाख रुपए है। और उसने क्या किया है, वो स्पेसिफिक द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय हिज वन सन।
विद द कंसेंट ऑफ द अदर इनहेरिटर्स। तो यहाँ पर जो है, जो अकरम की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी कॉस्टिंग कितनी है, 1 करोड़ और इतने लाख रुपए है। और उसके जो 3 सन हैं और एक बेटी है, तो उनमें से जो एक सन है वो फादर की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लेना चाहता है, दुकान हो सकती है या कुछ और हो सकता है, और कह रहा है कि बाकी लोग आपस में बांट लें। तो एक कंडीशन तो मैंने वो दी कि एक शख्स ने मेहर नहीं दिया था। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई हमें वाले साहब की सारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके पास ये कार दे दो या अगली वाली दुकान दे दो और बाकी लोग आपस में बांट लो, और बाकी लोग इस बात पे एग्री भी करते हो। ये इसमें कंडीशन जरूरी है, क्योंकि पहले वाले केस में था कि शौहर ने नहीं दिया तो वो एक ही बंदा था केवल। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास जो वारिसी ने उनमें से एक बंदा ये चाहता है कि मैं जो है स्पेसिफिक चीज लेना चाहता हूँ और बाकी उस पर हाँ भर लें, तो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बाकी लोग आपस में कैसे बांटेंगे उसका तरीका वही है जो मैंने तरीका बताया। कि पहला तरीका होगा, दूसरा तरीका होगा, दोनों तरीके से निकाल लें, आंसर सेम आएगा। और फिर अगर हम उसको इग्नोर कर दें पहले से ही, यानी सन 1 को इग्नोर मार दें, यानी ऐसे मान के चल लें केवल 2 ही सन रह गए हैं और एक बेटी रह गई है, तो फिर अब जो रेशियो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो इसको आप घर से करके देखें, इसको आप फोटो खींच लें यहाँ से। दूसरा जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो टॉपिक है जिसमें ऐसा हो कि स्पाउस में से कोई एक मौजूद हो, या तो हस्बैंड मौजूद हो या वाइफ मौजूद हो, और उनके साथ में पेरेंट्स मौजूद हो, मदर और फादर। तो फिर इसका तरीका सॉल्व करने का जो दिया गया वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू भी दिया गया। एक ग्रुप उनके साथ में था और दूसरा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में था। 2 ग्रुप डिवाइड हो गए थे स्कॉलर्स के। तो मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो जो मानते हैं, क्योंकि जब इजमा हो जाएगा तो उसी को रूल फॉलो किया जाएगा, तो वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का रूल माना जाता है। और वो जो आपके पास है वो रूल क्या है, वो यहाँ पर आते हैं, ये चार्ट में आप चले जाइए और इस चार्ट में मदर फादर इनका होना कंपलसरी है, और इनमें से या तो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से का किया जाएगा, तो इस केस में जो है रूल ये बताया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कि सबसे पहले उसका हिस्सा दे दो। यहाँ पे डेथ किसकी हो रही है, हस्बैंड की डेथ हो रही है। अब 3 वारिसीन हमारे पास हैं, वाइफ, फादर और मदर। स्पाउस में से कोई एक हो और हस्बैंड, ये फादर और मदर मौजूद हो। तो ये जो वाइफ है अगर देखा जाए तो वाइफ तो जेड एफ है हमेशा, और जो मदर है वो भी क्या है, जेड एफ है। और जब औलाद ना हो तो फादर क्या बनता है, हम्म, रेसिड्यू। रेसिड्यूरी बनेगा, यानी असबा भी नफसी बनेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि इसके अकॉर्डिंग वाइफ का हिस्सा कितना होना चाहिए, औलाद नहीं है तो 1/4, माँ का हिस्सा 1/3। 1/3, और रेसिड्यू इसको जाना चाहिए। यानी इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए कायदे में, यानी वाइफ प्लस मदर। वाइफ का हिस्सा कितना, 1/4, मदर कितना, 1/3, 1/3। कितना आ गया, 12। 12। ये 3 हो गया ये 4 हो गया, 7/12। 7/12। यानी आर की जो वैल्यू है 1 - 7/12, एंड दैट विल बी 12, और 12 - 7 यानी 5/12। तो ये हो गया वाइफ प्लस मदर प्लस फादर। वाइफ का 1/4 और मदर का 1/3 और फादर का 5/12। एल्शियम कितना आ गया, 12, और ये कितना आ गया, 3, और ये कितना आ गया, 4, ये कितना आ गया, 5।
तो होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रूल दिया, वो रूल क्या है? एक स्कॉलर्स की जमात इसको मानती थी साहबा इकराम के अंदर, इस वाले को एक्सेप्ट नहीं किया गया वर्ल्ड वाइड। एक्सेप्ट किया गया जो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने दिया। वो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने, कि सबसे पहले जो किसी का माइक ऑन है उसको बंद कर लिया, आवाज आ रही है। सबसे पहले वाइफ होगी तो वाइफ, और हस्बैंड है तो हस्बैंड। तो यहाँ पे इस केस में हस्बैंड की डेथ हुई है तो वाइफ बची है, वाइफ का जो फिक्स शेयर है उसको दे दिया जाए। जो फिक्स शेयर है वाइफ का उसको दे दिया जाए, यानी उसका शेयर कितना है? 1/4। अब यहाँ पे आर निकाल दिया जाए, रेसिड्यू। रेसिड्यू निकालेंगे तो 1 - 1/4, ये 4 हो गया, ये 4 - 1, ये आ गया 3/4। तो जो रेसिड्यू बचा ये 3/4, इसमें से वालिद के हिस्से कितने हैं? 2। वालिद साहब को 2 हिस्से जाएंगे, माँ को 1 हिस्सा जाएगा। तो तीसरे स्टेप में जो रेशियो है, रेशियो ऑफ फादर एंड जो मदर है, ये कितना हो गया? फादर एंड मदर का रेशियो 2:1 हो गया। और चौथे स्टेप में इनका एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो एडिशन ऑफ जो रेशियो हो गया वो फादर प्लस मदर 2+1 = 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 5 में शेयर ऑफ फादर निकाल लीजिए। तो शेयर ऑफ जो फादर है वो निकल कर आ जाएगा, जो आर है यानी ये जो वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ फादर, रेशियो ऑफ फादर, फादर का रेशियो, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो अब यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो आर की वैल्यू 3/4 है, फादर का जो रेशियो था वो 2 है, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है? 3 है। इस 3 से इसको 3 को कट कर दिए, इस 2 से इसको कट कर दिए, तो ये कितना आ गया? 1/2, यानी फादर का आ गया 1/2। अब इसी तरीके से अगर मुझे 6 स्टेप में मदर का निकालना हो तो शेयर ऑफ मदर अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो शेयर ऑफ मदर के लिए आपके पास ये 3/4 आ जाएगा, बचा हुआ माल। और माँ का जो रेशियो है वो कितना है? 1 है, निस्बत 1 हो गई। और निस्बतों का जोड़ कितना हो गया? ये 3 हो गया। इस 3 से इस 3 को कट कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम निकालते हैं तो वाइफ प्लस मदर प्लस फादर, वाइफ का जो शेयर है वो 1/4, यानी ये दे दिया गया। मदर का जो शेयर निकाला गया दैट इज 1/4, ये 1/4 आ गया। और फादर का जो निकाला गया दैट इज 1/2, ये आ गया। और ये यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये आपके पास 2 हो गया। तो टोटल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से एक हिस्सा वाइफ को, एक आपके पास जो है मदर को, और 2 जो है इनको जाएंगे। तो ये जो रूल डिफाइन किया गया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे किया गया, और इसको मेजोरिटी ऑफ द सहाबा ने एक्सेप्ट किया, और यही फिर चला आ रहा है। चाहे कोई सा भी मसलक हो, अहले हदीस हजरात का हो, या आपके पास इमाम मालिक का हो, या हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, सब इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आपने अब घर से कौन सा करना है? घर से आपने इसका रिवर्स मुझे करके दिखाना है कि यहाँ पे इंस्टीड ऑफ दी, अगर वाइफ की जगह पर हस्बैंड अगर हो जाए, यानी सवाल में हस्बैंड हो जाए, फादर हो जाए और मदर हो जाए, तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या
आंसर आएगा। तो ये दो केस स्टडी थी जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से थी। दूसरी जो रूल्स ऑफ रिटर्न जो हमने पूरा पढ़ा है वो भी डिस्क्राइब उसी वक्त किया गया, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पर। तो हमारी तरफ से जो एक बेसिक जो कोर्स हो सकता था वो सारा का सारा आप लोगों को पढ़ा दिया गया। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने सीख भी लिया है। अब जो बचता है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे वो मुनासखा से रिलेटेड होंगे, क्योंकि मेजोरिटी ये है कि परदादा की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, दादा की नहीं हुई, फिर बाद में की जा रही है। तो जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा था मुनासखा, उससे ज़्यादा केसेस आपके पास आएंगे। तो जो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसको अगर हम उसको जितना हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करना चाहें पहली क्लास से लेके अब तक, तो मैं उसको समराइज करना चाह रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था उसके अंदर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एक टर्म होता है गिफ्ट, होता है एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस बोलते हैं, एक टर्म होता है विल, यानी एक वसीयत हो गई, एक आपके पास हिबा हो गया, और एक आपके पास तरका हो गया। तो जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी डेथ के बाद सबसे पहले उसका टोटल प्रॉपर्टी जो अमाउंट है उसको हमें कलेक्ट करना चाहिए, कितनी उसकी मालियत है। और जब उसकी मालियत का पता लग जाए, कफन दफन हो चुका होगा, उसमें से कफन दफन का खर्च निकाल दिया जाएगा। कफन दफन का खर्च निकालने के बाद उसके ऊपर कर्ज होगा, कर्ज को निकाल दिया जाएगा। कफन दफन का खर्च और कर्ज को निकालने के बाद अब जो वैल्यू बचती है उस पे विल इम्प्लीमेंट की जाएगी जो कि 1/3 होगी। बट किसी भी वारिसीन को विल नहीं की जा सकती, वारिसीन के अलावा किसी और दूसरे को विल की जा सकती है जो कि 1/3 की हो सकती है, मस्जिद या मदारिस के लिए, या किसी और यतीम खाने के लिए भी, किसी और फलाही काम के लिए भी कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जब जो अमाउंट बचता है कफन दफन कर्ज और वसीयत को निकालने के बाद, वो वारिसीन में तकसीम होगा। तीन तरह के वारिसीन हमारे पास होते हैं। एक वारिसीन कहलाते हैं प्राइमरी ईयर्स, जिनको कि ज़बिल फरूज कहा जाता है, जिनके हिस्से फिक्स्ड कर दिए गए हैं। कुछ हिस्से फिक्स्ड हैं कुरान करीम के अंदर, कुछ शरीयत के अंदर, अहादीस मुबारक के अंदर हैं, जैसे कि दादी नानी का हिस्सा वहाँ से नहीं मिलता है, या पोती की बेटी की मौजूदगी में पोती का हिस्सा उधर कुरान में डिफाइंड नहीं है क्लियरली, वो हदीस मुबारक में डिफाइंड है। इसी तरीके से जो ये रूल्स जो कि अभी हमने देखा कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू आया, ये इजमा हो गया, तो अब ये भी इसी तरीके से चलेगा जो अभी आपने गर्रावीन या उमरियतैन के अकॉर्डिंग देखा। तो पहले तरह के जो वारिसीन हैं वो प्राइमरी ईयर्स होंगे, उनको बांटने के बाद जो बचता है वो सेकेंडरी यानी रेसिडुअरी को चला जाता है। रेसिडुअरी के अंदर तीन तरह के रेसिडुअरी हमने पढ़े थे। एक रेसिडुअरी में था असबा बी नफसी, जिसके अंदर बेटा पोता पड़पोता, बाप दादा परदादा, भाई भाई की औलाद, और उस भाई के अंदर सगे भाई को देखा जाएगा, सगा भाई है, सगे भाई सौतेला भाई है, फिर सगे भाई की औलाद, फिर सौतेले भाई की औलाद, उसके बाद सगा चचा, सौतेला चचा, और सगे चचा की औलाद, और सौतेले चचा की औलाद। तो ये असबा भी नफसी के अंदर थे। असबा भी गैरी के अंदर बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन आती थी। फिर असबा माँ गैरी का एक कॉन्सेप्ट था कि बेटी और पोती के साथ में सगी बहन हो जाए या सौतेली बहन हो जाए। तो ये डिस्कशन किए गए थे। इनके शेयर्स कितने कितने मिलते हैं, ये आयत करीमा के अंदर 4:11 के अंदर मौजूद है। सूरह निसा की आयत नंबर 4:11 के अंदर जो डिस्कशन किया गया है वो डिस्कशन किया गया है औलाद के बारे में, वो डिस्कशन किया गया है माँ के शेयर के बारे में, बाप के शेयर के बारे में। आयत नंबर 12 में जो डिस्कशन किया गया है वो डिस्कशन किया गया है हस्बैंड के शेयर के बारे में, वाइफ के शेयर के बारे में, और मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर यानी अखियाफी भाई और बहन के बारे में। और आयत करीमा 4176 में सगी भाई सगी बहन और सौतेले भाई सौतेली बहन का डिस्कशन मौजूद है। और इसके बाद हमने ये डिस्कशन किया कि जो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है। इनहेरिटेंस का जब अमाउंट निकल जाता है पहले ज़बील फ्रूज को देंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो असाबात को जाएगा,
और अगर ऐसा हो कि जबिल फ्रूज में से कोई ना हो और असाबात में से कोई ना हो तो फिर जबिल अरहम को जाता है। या एक कंडीशन एग्जिस्ट ये करती है कि जबिल फ्रूज में से प्राइमरी ईयर्स में से जो लोग मौजूद हैं उनमें से बांटने के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट बच जाएगा तो फिर वो दोबारा से प्राइमरी ईयर्स को रिटर्न हो जाएगा, यानी रद्द हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड और वाइफ को दोबारा से नहीं जाता है, ये हमने पूरा पढ़ा। पर एक कंडीशन ये है कि प्राइमरी ईयर्स में से हस्बैंड और वाइफ अगर एग्जिस्ट करते हैं और कोई एग्जिस्ट ना हो तो हस्बैंड को 1/2 देने के बाद या वाइफ को 1/4 देने के बाद अब जो बाकी जो बचा है, क्योंकि इनको दोबारा से रिटर्न नहीं होगा, तो वो जबिल अरहाम में चला जाएगा। तो अब जबिल हराम की पूरी कैटेगरी है, किस किस पे जाएगा। तो अभी मेरी जो केस स्टडी रही है, मैंने जो पढ़ा है वो असाबात को पढ़ा, मैंने जो पढ़ा वो जबिल अरहाम को पढ़ा, सॉरी जबिल फ्रूज को पढ़ा। जबिल अरहाम को मैंने अभी तक टच नहीं किया है। इंशाल्लाह अगले साल देखता हूँ कि अगले साल तक जबिल अरहाम को मैं डिस्कशन उसके ऊपर बुक लिखता हूँ पहले, उसके बाद फिर जबिल अरहाम के के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो वो फिर इंशाल्लाह फिर आपकी फिर दोबारा से क्लास ले ली जाएगी। तो जितना मैंने स्टडी किया था उतना आपको मैंने पढ़ा दिया। जो हमने पढ़ा उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया कि जब हम इनहेरिटेंस के शेयर निकालते हैं तो एक टर्म होता है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम, ये बराबर के आता है। फिर हमने देखा कि एक कंडीशन ऐसी आती है टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम, ये लेस देन 1 के आता है, जो कि रद्द का केस बन जाता है। फिर हमने तीसरी कंडीशन ये देखी कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम जो है ग्रेटर देन 1 आता है, ये ऑल का केस बन जाता है। तो ये सारे केस अल्हम्दुलिल्लाह हमने की और आपने समझ लिए। उसके बाद हमने देखा कुछ केस स्टडीज रही कि जैसे कि केस स्टडीज में ये हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का रूल रहा, तखारुज का आपके पास रहा, वो हमने देखा, और मुनासखा वाला पार्ट देखा। 8-9 महीने के बाद शायद मेरी किताब आएगी मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉज की स्टडीज़ में, उसमें रद्द वाली किताब इंक्लूड होगी जो आपके रूल्स ऑफ रिटर्न दिया गया है। उसमें शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न, यानी ये भी हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया किस तरीके से मान के चलना है कि बेटा आने वाला है या बेटी आने वाली है, या जो बच्चा पैदा होगा वो मुर्दा पैदा होगा तो कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा। तो ये किताब भी उसके अंदर इंक्लूड है, तखारुज की भी उसी के अंदर इंक्लूड है, और मुनासखा की भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए अगले साल से पहले पहले, उसको इत्तला आपको कर दी जाएगी। तो आपको केस स्टडीज मिल जाएगी, शेयर ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, यानी पोता और पोती को 45 तरीके से 45 तरीके से हिस्सा मिलता है केस स्टडीज में, एक केस में नहीं मिलता, वो भी उसके अंदर डिस्क्राइब है। जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन की है उन लोगों के नाम मेरे पास आ चुके हैं, सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। ये सर्टिफिकेट आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक भेज दिए जाएंगे। अभी एक सैंपल के तौर पे आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उनमें जो है यहाँ पर कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको स्टेट को लिख दिया जाएगा, बाकी यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे जो कि अभी स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक पहुँच जाएगा आपके पास ये सर्टिफिकेट। 11 अगस्त से हमारा दूसरा बैच शुरू होगा, सेम टाइमिंग रहेगा, वो भी उसका पीरियड भी 3 महीने के आसपास ही रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि जो ऐड आपको भेजेंगे उसको अपने ग्रुप में प्रोपेगेट करें। और जिस तरीके से जिन लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया, आपके ग्रुप में 2-3 लोगों ने माशाल्लाह अच्छी तरीके से सीख लिया है, तो उनसे रिक्वेस्ट ये कि वो अपने ग्रुप बनाएं और अपने अपने जहाँ पर भी हैं इस तरह से इदारे कायम करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। सर्टिफिकेशन देने की बात होगी तो सर्टिफिकेशन यहाँ से IERC से दे दिया जाएगा, और जब आप उनको पढ़ा देंगे तो मैं एक टेस्ट उन लोगों का ले लिया करूँगा कि उन्होंने क्या सीखा और आपने क्या पढ़ाया। इस तरीके से काम हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है तो भाई पुटअप कर सकते हैं, क्लास ख़त्म करने जा रहे हैं। जी एक डाउट है जी कि अगर वारिस माइनर हो तो क्या वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो सकता, ये वो मेजर है बारी डिवाइड करता, वारिसीन अगर माइनर हो, बच्चे हो अभी वारिसीन 18 ईयर्स अंडर। वारिसीन कोई भी ना हो, जी
किसी कोई शख्स मरा, उसका कोई भी दूर दूर तक वारिसीन अगर ना हो, तो यहाँ पर एक नहीं कंडीशन। नहीं, जो जो शख्स मरा है वो उनके बच्चे हैं, बच्चे आपको छोटे हैं उम्र के, माइनर बच्चे भी हैं, मेजर बच्चे भी हैं, 18 ईयर्स बिलो भी हैं, इस अबव भी हैं, उनका अच्छा, शेयर डिवाइड हो नहीं सकता क्या? अच्छा, किसी का बच्चे डेथ बड़े हुआ होए है, तक। किसी का डेथ हुआ है, उसके माइनर बच्चे भी हैं और मेजर बच्चे भी हैं। जी हाँ। तो क्वेश्चन क्या है, किसको नहीं देना है? नहीं वो अब शेयर डिवाइड अब नहीं हो सकता कि ये बच्चे, वो नहीं, नहीं, माइनर बच्चे मेजर होए बाद डिवाइड हो सकता। नहीं, 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 अगर देखें, अगर अगर एक रूल हमारे पास ये मौजूद है, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, जो हमल के अंदर है, उसका जी भी हिस्सा जब शरीयत में रखा है, तो ये बच्चे तो पैदा हो चुके हैं, चाहे वो माइनर है या मेजर है। तो अगर इनका अब तरीका जी। ये है कि करने का, कि चूंकि इनके हाथ में पेमेंट नहीं दे सकते, तो जो भी जिम्मेदार घर का होगा, हम ऐसा कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्कॉलर सेज, कि हम क्या करें कि अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है, वाइफ मौजूद है और एक सन और एक डॉटर मौजूद है, तो वाइफ का हिस्सा कितना हो गया? 1/8। 7/8 बचता है, उसमें इनका रेशियो कितना है? 2:1। जी। तो यहाँ जो, ये किसी का माइक काफी डिस्टर्ब कर रहा है। उसमें जो ये हिस्सा बचता है, 2:1 बचता है, और ऐसे मान के चल रही है, जैसे हम दिल्ली की मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं, कि ये हस्बैंड और वाइफ जो है एक छोटे से प्लॉट में रहते थे, 50 आपके पास मीटर का ही आपके लिए प्लॉट था। और हस्बैंड की जब डेथ हुई, तो ये बच्चा अभी छोटा है, ये 8-10 साल का मौजूद है, लेट से 8 साल का है। ये जो बेटी है, लेट से 2 साल की है। और अब जो बचा है, ये वाइफ और ये और बेचे बचे हैं, और कोई नहीं बचा हुआ है, और कोई केयर टेकर भी नहीं है। तो अब रूल तो ये था शरीयत का कि भाई मरने के बाद प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, इसको भी अमाउंट दे दिया जाए, इसको भी दे दिया जाए। बट अगर हम ऐसा करें कि इस घर को सेल कर दें, और सेल करने के बाद अगर इसको अमाउंट दे दें और इसको इसके खाते में डाल दें, तो फिर हमारा जो रिजल्ट था वो सब जीरो हो जाएगा। क्योंकि इनकी परवरिश कैसे होगी, और ये कौन केयर टेकिंग करेगा? तो उसका रूल उलमा इकराम ये कहते हैं आज की डेट में, कि हम क्या करें, एक डीड तैयार कर लें स्टैम्प पेपर के ऊपर, जिसमें ये लिख दिया जाए कि फला शख्स की डेथ हुई है, जिसकी डेथ हुई है वो इसका हस्बैंड था, और वो इन दोनों बच्चों का वालिद था, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत। अब इस घर के अंदर जिसके पेपर इस हस्बैंड के नाम पर थे, इसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज स्टैम्प पेपर पे लिख दिया जाए कि इस मकान के अंदर वाइफ जो है, जो मालिक है, वो कितने की मालिक है? वो 12.5% की मालिक है। और बाकी की जो रेस्ट है, वो उसके ये बच्चे मालिक हैं, और इस बेटे का शेयर इस मकान में इतना है, इस बेटी का शेयर इस मकान में इतना है। अब ये धीरे धीरे बच्चे बड़े होते रहेंगे, परवान चढ़ते रहेंगे, लेकिन ये जो रेशियो है, इट विल नॉट बी मिनिमाइज, ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अब बड़े होने के बाद अगर इसको फरोख्त करना चाहते हैं, या कोई बेटा आपके पास जो है चाहता है कि भाई मैं जो है इस मकान को ले लूं, वालिदा को भी अपने पास साथ में रखूं, लेकिन वालिदा का हिस्सा जो है वालिद साहब की प्रॉपर्टी में इतना बनता था, तो मैं इसको देता हूं। इस बहन की मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वालिद साहब की डेथ के बाद इसका भी शेयर भी नहीं गया है, तो मैं इसका शेयर जो बन रहा है, जो परसेंटेज है, वो भी मैं दे देता हूँ। और अब ये जो मकान हो जाएगा, मेरा पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई सवाल किसी को? अस्सलाम वालेकुम। जी, जी अस्सलाम सर। वालेकुम। जी, अनवर साहब, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम आपका। जी। हमें बाज़ वजह से हम पूरी तरह से इस्तिफादा नहीं कर सके। इंशाल्लाह अगर मौका हुआ तो अगली आप बस 11 तारीख से मीटिंग। इंशाल्लाह कर लीजिए जी दोबारा शुरू हो जाएगा। ये एक सवाल मुझे ये है कि अब जो मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला चल रहा है, तो उस सिलसिले में जो है, जो इस शरीयत ने जो हिस्से रखे हैं, तो आम तौर पर ये जो कहा जाता है कि लड़का और लड़की में जो एक सा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये अदल के खिलाफ है, ये आम तौर पर जो कहा जाता है। तो इस्लामी शरीयत में जिन तरह हिस्से बनाए हैं, उसकी हिकमतें क्या हैं, उस पर अगर आप कोई लिखें या उस पर कोई काम हो तो वो भी अच्छा रहेगा, मेरा ये ख्याल है।
इसके ऊपर अभी एक किताब आ रही है डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब की, वो मैं आपको अच्छा, फॉरवर्ड कर दूँ। जी जी, बहुत अच्छी बाकी बात मैं है। अपनी किताब इंशाल्लाह इसमें इंग्लिश में लिखूंगा तो मैं उसी टेक्निकलिटी के साथ में लिखूंगा। जी जैसे कि मैं वो केस लेकर चलूंगा कि कब कोई शख्स अगर किसी की डेथ होती है, जी आपके पीछे से डिस्टरबेंस होता है, किसी जी की अगर डेथ होती है तो हम ये मान के चलेंगे लेट से जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनको हम अगर ये तस्लीम कर लें कि वो आने वाली जो औलाद है वो ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर है, फिर इनको हम बड़ा करेंगे धीरे धीरे सवाल के अंदर, तो इनको प्रॉपर्टी जो है अपने दादा से भी मिल जाएगी, फिर इनकी दादी की डेथ लेट से बाद में हम करवाएंगे, इनको अपनी दादी से भी मिल जाएगा। फिर इनकी शादियां हो जाएंगी, किसी की वाइफ मरेगी, किसी का हस्बैंड मरेगा, वहां से मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे जो अमाउंट जो है इस डॉटर के पास आएगा, इस डॉटर के पास जो अमाउंट आ रहा है इसको घर के निज़ाम को चलाने के लिए इस्लामिक शरीयत ने कोई बैरियर नहीं रखा है, इसके ऊपर लोड नहीं डाला हुआ है। लोड किसके ऊपर हो गए? मेल के ऊपर है। इस्लामिक शरीयत में घर की जिम्मेदारी के खर्च और अखराजात उठाना किसकी जिम्मेदारी है, मेल की या फीमेल की? मेल की। तो जितना भी अमाउंट आ रहा है मेल के पास, किसी से गिफ्टेड किया हो, इनहेरिटेंस में मिला हो, अपना उसने कमाया हो, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने बीवी बच्चों का भी खर्च उठाएगा, अपने वालिदैन का भी उठाएगा, और अगर उसकी कोई बहन होगी तो बहन का भी उठाएगा, उसकी शादी ब्याह भी करेगा, उसकी एजुकेशन पे भी खर्च करेगा। वालिद साहब माजूर हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर सब कुछ इसी ने करना है। और वालिद साहब की डेथ के बाद प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो लड़के को डबल जाएगा, लड़की को कम जाएगा, लेकिन लड़की को जो जा रहा है उसमें उसने कुछ भी खर्च नहीं करना है, उसका पैसा बढ़ते ही जा रहा है, उसका पैसा मल्टीपल तरह से बढ़ रहा है। उसका शादी होगी, उसका शौहर भी उसको गिफ्ट देगा, मेहर देगा, वो भी बढ़ रहा है। उसके शौहर की अगर डेथ होगी उसको वहां से ही मिल रहा है। उसके बच्चों की डेथ होगी उसको वहां से भी मिल रहा है। अब उसके बच्चों में फिर मेल में मेल और फीमेल है, तो मेल बच्चा उसका केयरिंग करना शुरू कर देगा। तो जो फीमेल साइड है उसकी ग्रोथ जो कंटिन्यू होती चली जा रही है, लेकिन जो मेल साइड है उसके पास जो अमाउंट है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। तो इनशाला आई विल राइट दी बुक, उसमें मैं ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि जीरो लेवल से लेके 50-60 साल तक की 80 साल की उम्र होती है, तो एक का अमाउंट खर्च होता चला जाता है और एक का जो ग्राफ है वो डीके होता चला जाता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा किया जाता, अगर बराबर कर दिया जाता मेल और फीमेल को, मेल और फीमेल को बराबर कर दिया जाता हर केस में, अगर आप देखेंगे कुरान में तो हर केस में 2:1 का डिस्कशन नहीं है। कुछ केसेस में है जो 2:1 का जाता है, जैसे कि असबा बिगारी के अंदर बेटा बेटी पोता पोती सगा भाई सगी बहन है, तो उस केस के अंदर भी मेल को जो डबल दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि बाकी लोगों के वो अखराज उठाएगा। अगर इसको 1:1 कर दिया जाता तो व्हाट विल हैपन, इसके साथ ही ना इंसाफी हो जाती, क्योंकि इसका माल तो सारा बचा हुआ है, इसको जो कम मिला था उसमें से भी खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारी चीजें इसी तरीके से आप ये कभी देखें कैलकुलेशन करके, चूंकि हमने आपको पढ़ा दिया, केस स्टडी करें कि कहीं कुरान में या हदीस मुबारक के अकॉर्डिंग कहीं ऐसा रूल आपको मिलता है कि जब कभी भी दो मेल होंगे, वो दो मेल में ऐसा हो सकता है कि दो ब्रदर हो जाएं, ये ब्रदर रियल हो जाएं, ऐसा हो कि दो ब्रदर पैटर्नल हो जाएं, ऐसा हो कि दो ब्रदर मैटरनल हो जाएं, ऐसा हो कि वो दो सन हो जाएं, या दो डॉटर आपके पास दो ग्रैंड सन हो जाएं। कभी ऐसा है कि उनको 2/3 मिलता है? कहीं पर भी नहीं है। दो या दो से ज्यादा मेल को 2/3 कहीं नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कहीं कुरान शरीफ में? नहीं मिल रहा है। लेकिन जब कभी भी टू डॉटर हो, टू ग्रैंड डॉटर हो, टू रियल सिस्टर हो, टू पैटर्नल सिस्टर हो, जब कभी भी दो फीमेल होती हैं उनका हिस्सा कितना होता है? 2/3। ऐसा इतना बड़ा शेयर कहीं एग्जिस्ट करता है? तो आप उन लोगों को ये कह सकते हैं जो तंज करते हैं कि सारी कंडीशंस में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम मल्टीपल कंडीशंस देखे जाके तो कहीं औरत को बराबर मिलता है, कहीं मेल और फीमेल को बराबर मिल रहा है, कहीं मेल को ग्रेटर देन मिल रहा है, कहीं मेल को लेस देन भी मिल रहा है। अगर आप सवाल करके देखेंगे
तो जब कभी ऐसा होगा कि जहां पर दो फीमेल एग्जिस्ट करती हैं उनका शेयर ज्यादा है, और जहां मेल एग्जिस्ट करते हैं उनका शेयर कम है। देखें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे किताब अगर पड़ी है उर्दू में होगी, और डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी साहब का एक किताब इसमें है उर्दू में, पीपीटी की शक्ल में। डॉक्टर रजील इस्लाम नदवी। हम्म तीन, एक ही किताब पढ़ी गया। अच्छा, एक ही किताब शायद डाली गई है उनकी, अभी तीनों किताबें नहीं पढ़ी हैं, देखते हैं इस किताब में है या नहीं। अभी वो प्रिंटिंग में गई है उनकी किताब, तो वो इंशाल्लाह मैं फिर आपको वहाँ से देता हूँ, इस किताब में नहीं है, जिसके अंदर वो केस स्टडी ली गई है। जी। अगर दो बेटियां हों किसी सवाल में, और इस तरीके से लास्ट में बेटियों की जगह पे या भाई हो जाएं, तो उनके शेयर जो है कम हो रहे हैं भाइयों के, और बेटियों के ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक मिनट, शायद ये है। हम्म, अच्छा, इसमें भी नहीं है, एक किताब और है, देखते हैं। देखिए, यहाँ बहुत कुछ उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है डॉक्टर अजील इस्लाम नदवी ने कि अगर हम पूरा कैलकुलेशन लेके चलें सारा का सारा, तो 2/3 जो हिस्सा मिलता है किसी भी मर्द को नहीं मिलता है। 2/3 हिस्सा पाने वाले में किसी मर्द का नाम नहीं है। जी। 4 औरतें हैं, ऐसी जो निस्फ मिलता है उसमें केवल एक मर्द है, जब हस्बैंड को आधा मिलता है, जब औलाद ना हो तो, ठीक है ना। बाकी और कोई केस नहीं है। लेकिन औरत में किसको मिल रहा है आधा आधा, कितनी औरतों को मिलता है? बेटी हो तब भी, पोती हो तब भी, सगी बहन हो तब भी, और अगर सौतेली बहन हो तब भी, वहाँ 4 लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे 17 औरतें हैं जिनको आपके पास शरीयत में हिस्सा मिल रहा है। यहाँ पे मर्द कितने? 6 मिल रहा है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से और कैलकुलेशन उन्होंने किया हुआ है कि यहाँ पे अगर हम लेके जाते हैं हम्म, जो देखें यहाँ पे 2 बेटियां और 2 बेटे, इधर देखिए कैलकुलेशन में, ये अगर आप क्लियर नजर आ रहा है तो ये सवाल यहाँ पे कैलकुलेशन एक दिया गया। ये माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, बीवी मौजूद है, और 2 बेटे हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 बेटों को कितना जा रहा है? 4%। 54%। और इसी केस में अगर माँ हो, बाप हो, बीवी हो, ये पैरामीटर सेम है, और दो जी। बेटियां हो, तो बेटियों को कितना जा रहा है? 66 जा रहा है। लेकिन जब हम उसको, कंडीशन क्या बन जाएगी? ऑल की बन जाएगी। जी। यहाँ पर तो ऑल नहीं बनना, यहाँ पर 24 इससे बराबर हो जा रहे हैं, जी। क्योंकि ये 8 थी या 24, 3 इससे हो जा रहे हैं, 6 चक 24 और 6 चक 24, 4 4 8 और 3 11, 11 और 13 कितने हो गए? 24 हो गए। यहाँ पूरा पूरा तकसीम हो जा रहा है। ये कंडीशन क्या हो जा रही है? ऑल की हो जा रही है। ये 4 होगा, ये सॉरी, ये कितना होगा? 3 होगा। ये 4 इससे होंगे, 4 होंगे, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 16 इससे हो जाएंगे। तो 16 4 20, 4 24, 3 27, तो ये 27/24 हो जाएगा। लेकिन जब इसका रेशियो निकालेंगे जाके, तो हम देखेंगे कि 2 बेटे थे तो उसको 54% था, लेकिन 2 बेटियों को कितना जा रहा है? 59 जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा जुल्म नहीं हो रहा जैसा जुल्म हमने बना रखा है। और हम ये कहते हैं कि जो है इससे वो तो दें, वो भी तो नहीं दे रहे ना। अब हम एक चीज पे अटक जाते हैं कि भाई औरत को कम मिल रहा है, लेकिन जहां जहां मिल रहा है वो भी हम किधर दे रहे हैं भाई? हम उनको भी तो दें ना।
तो हर केस में कम नहीं मिल रहा। हम देखते हैं कि कुछ केसेस में कम है, कुछ में ज्यादा है। वो अल्लाह ताला की क्या क्या मसलेते हैं, सारी मसलेते हैं, सारे उलमा इकराम भी मिल जाएं तब भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी खुली आंखों से कुछ चीजों तो फिलहाल देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से ये केस स्टडीज हैं। इस किताब को आप डाउनलोड कर लीजिए, इस किताब को भी डाउनलोड कर लीजिए, ये भी डाउनलोडेबल है। यहाँ पे भी आपके पास एक सवाल दे रखा है कि माँ बाप और शौहर है और दो बेटे हैं तो कितना जा रहा है। ये भी केस स्टडी आपके सामने आई, और अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। शौहर, बाप और माँ, दो बेटे थे, कितना परसेंटेज जा रहा था, 41%। और इस केस में जब दो बेटियां हो गई तो कितना जा रहा है, 53%। तो ये हम तब समझा सकते हैं किसी को, चाहे अपनी कौम के लोग हों या मुल्क के दूसरे वाशन हमारे साथी हों, तब समझा सकते हैं जब हमें इसका इल्म होगा। जब हमें ये पता ही नहीं कि ऑल में क्या कंडीशन है, इसमें क्या है, तो ये कैलकुलेशंस अगर हमारे पास होंगे, ये पैरामीटर्स हमारे पास होंगे, डेटाबेस हमारे पास होगा और रेडी होगा इंग्लिश के अंदर भी, हर एक लैंग्वेज में। आप जिस डोमेन से बिलोंग करते हैं, आई थिंक आपके यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज है कोई, उस लैंग्वेज में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरी जितनी किताबें हैं, अगर आप चाहें तो आपको परमिशन ग्रांटेड है, मेरी हर एक किताब को आप अपनी जुबान के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट रिक्वेस्ट इतनी है, जिस पेज पे जिस वारिसीन का नाम लिखा है उसको एग्जैक्टली उसी पे रखें, ताकि जब हम उसको कंपेरेटिव स्टडी में पढ़ाएं डिफरेंट लैंग्वेज में तो बोल सकें पेज नंबर पे माँ का हिस्सा है तो आपके यहाँ पे भी माँ का हिस्सा उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर होना चाहिए। तो मेरी किताबों को अगर आप चाहें तो सारी ट्रांसलेट कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, परमिशन ग्रांटेड है, ठीक है, उसको आगे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की आप पीपीटी बनाएं। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने जो लर्न किया है, आपने जिस लैंग्वेज में लर्न सीखा है, उसको डिफरेंट लैंग्वेज में बना के आप अपनी वीडियो की शक्ल में या पीपीटी की शक्ल में हमारे पास भेजें, ताकि हम अपने पोर्टल पर डाल सकें कि इन लोगों को हमने सिखाया था। और दैट इज़ दी थ्रूपुट। जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा, इस प्रोग्राम को, इस मिशन को आगे बढ़ाने में दिक्कतें पेश आएंगी। तो कोशिश कीजिए इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए सीखने के बाद। तो आई थिंक काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि हर वक्त जो बराबर नहीं जाते, अलग अलग जा रहा होता है, राइट। जी जी जज़ाकल्लाह। ठीक है जी जी। सलाम। चलिए जी सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं। जी मैं नौशाद बोल रहा था। जी जी फरमाएं। जी बहुत अच्छा लगा सर, काफी कुछ सीखने को मिला। रेगुलर क्लास अटेंड नहीं किए मगर फिर भी वीडियो देखते रहे, अगर जो क्लास छूटा वीडियो देखा उसका। हाँ। और फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगले क्लास में अटेंड नहीं करूँ नहीं, ताकि बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करें, सबको परमिशन है, सारे लोग दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो बट मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था। जी जी। दो चीज, मतलब एक में ये था कि हम अगर इसको थोड़ा से बेसिक पे हम्म। कोई एक बुक पढ़ना चाहें तो वो कौन सी पढ़े जिसमें थोड़ा सा ये पिक्चर बेसिक हमें नॉलेज पूरा हो जाए, या हम किसी को पढ़ाना चाहें, या कुछ गांव में छोटे छोटे मदरसे हैं हम्म। तो वहां पे अगर हम देना चाहें तो दो चार बुक का एक सेट कैसे दें। देखिए यहाँ पे बुक सारी डाउनलोडेबल हैं, हर एक के पास मोबाइल है आज की डेट में। फिर भी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए ये कि आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के दें, या फिर मेरे अच्छा पास जो हैं आप वहाँ से, मैं एक साहब का नंबर दे दूंगा, वहाँ से वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आपने ठीक जिनको रिक्वेस्ट करनी है भेजने के लिए, क्या करने का है, जो मदारिस के लोग हैं वहाँ पे मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी कमी है। अक्सर जी जी मदारिस में मैथमेटिक्स नहीं है और अरबी अव्वल से दाखिला होता है, और मैथ की कमी होने की वजह से ये टॉपिक जो है सिर्फ पास करने के लिए पढ़ा जाता है। मेजोरिटी का आलम ये है। उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक जो किताब लिखी है, ये फाउंडर एंड ऑथर में चले जाइए, और मदारिस के लोगों को सबसे पहले ये वाली किताब आप बोलें कि इस किताब को आप रियाजी पढ़ें, सिराजी से पहले रियाजी रियाजी। से राजा जी पहले सिराजी रियाजी। से पहले रियाजी, ताकि मैथमेटिक्स सीखें, फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स। जब वो इस चीज़ को सीख लें तो फिर आप उनको ये वाली जो किताब है, इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके अंदर कुरान करीम की सारी आयत करीमा जो मिराज से रिलेटेड हैं और अहादीस मुबारक जो मिराज से रिलेटेड हैं, इंग्लिश में और उर्दू में दोनों का उसका तर्जुमा मौजूद है। ये प्रोग्राम हमने रमज़ानों में चलाया था, रोज़ हर एक पेज उसको भेज रहे थे, यानी 30 दिन का ये प्रोग्राम चला था, 30 पेज इसके अंदर जी होंगे। तो पहले जी ये जी पकड़ाएं, फिर ये दे दें। उसके बाद जब ये हो जाए तो ये इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दे दें, इसके अंदर सबके शेयर्स मौजूद हैं। जी जब जी ये हो जाए तो उसके बाद आप
यहाँ पे चले जाएं और मेरे वीडियो का उनको लिंक पकड़ा दें। जो क्लास मैंने आपको दी है वो तरतीब से ही पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से। जी जब इतना जी लोग जी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह वहां से पढ़ लेंगे। और यहाँ जाने के बाद जिन लोगों को ये सिराजी से पहले रियाजी समझ नहीं आती है, वो क्या करेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैंने उस किताब के भी सारे वीडियो बना दिए हैं, सिराजी से पहले रियाजी। आप यहाँ से उन लोगों को इस लिंक को फॉरवर्ड कर दें। और इसके ओके अंदर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है कि कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए। बिल्कुल इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से हमने इनको समझा रखा है। तो ये वीडियो उनको दें, और आपको अगर आता है तो उनको सिखाने की कोशिश करें। मैं मेरे फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, तो ये चीज़ बिल्कुल उनको दें। ये जब वो सीख जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आगे दिक्कत कुछ पेश ही नहीं आनी है, फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि सारा मसला है मुनास्खा का। मुनास्खे के अंदर ये सारे पैरामीटर्स आने हैं, एडिशन आना है, मल्टीप्लिकेशन आना है, डिवीजन आना है। तो इस तरीके से उनको दे यस सकते जी। एक चीज और मैं क्वेश्चन था थोड़ा सा हैं। जी छोटा जी। कि इन केस 3 भाई हैं, हम्म 2 बहनें हैं, हम्म फादर और मदर। हाँ। एक भाई ने मतलब कुछ प्रॉपर्टी जमीन जो है हम्म फादर के नाम लिया, कुछ मदर के नाम लिया, हम्म और ये करके लिया कि ये इसका जो है फादर और मदर के बाद उसको फादर और मदर के नाम से रहेगा और उसका जकात खैरात करेगा। अब अच्छा, इस सवाल को जो है आप पूरा लिख कर भेजेंगे। ठीक है। रीजन इज ठीक। दैट कि आप जब लोग सवाल पूछते हैं और जब हम जवाब देते हैं, तो जी। उसके बाद फिर आपका एक सवाल निकल कर आता है, हमने ये नहीं पूछा। तो अच्छा, पहले सवाल को ठीक है, मैं प्रॉपर इसको तरीके से लिख के भेजूंगा। ठीक लिखने है। के बाद मुझे उसको फोटो ठीक। करके भेजें, फिर मैं आपको डिस्कशन करता हूँ क्रॉस क्वेश्चन। उसके बाद ठीक। फिर दोबारा से सवाल लिख के फिर इनसे आंसर देंगे। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत इस बहुत प्रोग्राम जी को जी आगे बढ़ाएं, प्रोपेगेट करें सारे लोग। ठीक इंशाल्लाह। है जी। और जी हम अगला जब क्लास शुरू होगा तो उसमें हर एक बंदे को चाहिए कि 10-10 लोगों को, 8-8 लोगों को और जोड़े, इस प्रोग्राम को आगे प्रोपोगेट करें। जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं उस लैंग्वेज में बुक को ट्रांसलेट करके फिर मुझे भेजें, ताकि मैं यहाँ पे दूसरे स्कॉलर से इसको चेक करा सकूं कि आपने ट्रांसलेशन ठीक किया है कि नहीं किया है, ताकि फिर उसको इस वेबसाइट में डाला जा सके। तीसरी बात ये कि अगर इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई किताब मिलती है इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, उसको ही भेज दें ताकि इस वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया जाए। ठीक है। अस्सलाम जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि सर। वबरकातुहू।